दोस्तों, आज के ज़माने में अगर मशहूर व मारूफ जानी पहचानी बंदूकों की बात की जाए तो शायद ही AK-47 का मुकाबला कोई दूसरी बंदूक कर पाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे इसका इस्तेमाल फौज और सिपाही करें या बड़े बड़े जराइम पेशा लोग, AK-47 का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन दोस्तों, शायद ही किसी को पता होगा कि इस खतरनाक और इंसान दुश्मन हथियार की इजाद कैसे हुई थी। आज की इस वीडियो में हम AK-47 कैसे इजाद हुई और फिर दुनिया की सबसे कामयाब और मशहूर राइफल कैसे बनी, इसकी मुकम्मल कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेट क्लैशिनकोवा 47 है। इस वर्ल्ड फेमस असॉल्ट राइफल को सन 1940 से लेकर 1948 के दरमियान रूस के एक मिलिट्री वेपन डिजाइनर मिखाइल क्लैशिनकोवा ने बनाया था। और ये अपने आप में एक कमाल की बात है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस राइफल की मांग और नाम में कोई कमी नहीं आई है। दोस्तों, जिस वक्त वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन में जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि सोवियत यूनियन के लोगों को बहुत खुशी थी कि लंबे अरसे से चलने वाली ये जंग आखिर खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक तरफ लोग जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को आने वाले वक्त की फिक्र लाहक थी। इस वक्त की सोवियत यूनियन हुकूमत ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले वक्तों में कोई भी बैरूनी ताकत हमारी जमीन पर कदम नहीं रख सकेगी। और इस वादे को पूरा करते हुए सोवियत यूनियन हुकूमत ने अपने डिफेंस का बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इस जंग में सिर्फ सोवियत यूनियन ही नहीं बल्कि बाकी दूसरे बहुत से ममालिक ने भी बोल्ट राइफल की कमी को महसूस किया था। दोस्तों, रूस की जानब से इस्तेमाल की जाने वाली मोजिन नागट बोल्ट राइफल निशाना लगाने में तो बेहद शानदार थी, लेकिन इसमें कमी ये थी कि एक तो इसका फायर रेट बहुत कम और दूसरा इसके साथ ज्यादा गोलियां लेकर चलना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए सोवियत इंजीनियर्स को ये काम दिया गया कि वो एक ऐसी गन बनाएं जिसके अंदर मशीन राइफल के जैसा फायर रेट और असॉल्ट राइफल जैसा परफेक्ट निशाना लगाने की खूबी हो। लेकिन दोस्तों, ये कहना जितना आसान था, करना इतना ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि कई साल एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी इंजीनियर्स ऐसा हथियार नहीं बना पा रहे थे। हालांकि आगे चलकर मिखाइल क्लैशिनकोव ने इस डिजाइन को तैयार कर दिया था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल क्लैशिनकोव काफी अरसा साइबेरिया के सर्द और यख बस्ता माहौल में गुजारा था और यहीं से उन्होंने ये चीज सीखी कि कठिन हालात में हथियारों को ऑपरेट करना कितना मुश्किल काम होता है। वो अपनी नौउम्री में ही साइबेरिया से बाहर निकलकर काम ढूंढने लगे थे। इन्हें पहला काम एक ट्रैक्टर की वर्कशॉप में मिला था, जहां इनके हुनर और अक्लमंदी को देखते हुए इन्हें जंग के दौरान रेड आर्मी के एक यूनिट के साथ कर दिया गया। यहाँ इनका काम आर्मी की राइफल्स की देखभाल और इनकी छोटी मोटी खराबियों को सही करना होता था। सन 1941 में जब हिटलर ने रूस पर हमला किया था तो इसमें क्लैशिनकोव बुरी तरह जख्मी हो गए और बड़ी मुश्किल से इनकी जान बच पाई। इस दौरान जब वो एक हॉस्पिटल में दाखिल थे तो हॉस्पिटल में जख्मी होकर आने वाले फौजियों की ज़बानी उन्होंने मौजूदा जंगी हथियारों में आने वाली परेशानियों और कमियों पर बात करते हुए सुना। तो यहीं पर क्लैशिनकोव के जहन में एक आइडिया आया कि अपने सिपाहियों की मदद करते हुए क्यों ना इनके लिए अच्छा हथियार बनाएं, क्योंकि आर्मी के साथ रहते हुए क्लैशिनकोव राइफल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानने लग गए थे। इसलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उन्होंने एक नई राइफल के डिजाइन पर काम शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है और नए साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्लैशिनकोव ने जो पहला डिजाइन बनाया था, सोवियत यूनियन सरकार ने इसे एक नज़र देखते ही रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इनकी मेहनत बर्बाद नहीं हुई, क्योंकि आर्मी इंतजामिया इनकी मेहनत देखकर काफ़ी खुश हुई थी और इसे खुशी में उन्होंने क्लैशिनकोव को आर्मी के लिए छोटी बंदूकें और इनकी गोलियां डिजाइन करने वाले यूनिट के साथ लगा दिया। यहाँ पर काम करने के दौरान उन्होंने अपने AK-47 के डिजाइन पर भी काम जारी रखा। उन्हें अपनी पहली कामयाबी सन 1944 में हुई थी, जब वो एक बोल्ट बनाने में कामयाब हुए जिसका हुजम 7.62 इन 39 mm था। इस कारतूस की खासियत ये थी कि ये ना तो इतना भारी था कि इसे चलाने पर बंदूक को झटका महसूस हो और ना ही इतना हल्का कि हवा में घूमकर निशाने से चूक जाए, और साथ ही वजन में हल्का होने की वजह से सिपाही जंग के दौरान इसे ज्यादा तादाद में अपने साथ ले जा सकते थे। इसी दौरान जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हो रहा था तो रूस के सबसे बड़े हथियार डिजाइनर एलेक्सी सोदायव की बीमारी की वजह से मौत हो गई। अपनी मौत से पहले वो एक ऑटोमेटिक राइफल बनाने पर काम कर रहे थे। दोस्तों, सन 1946 में एलेक्सी की मौत होने के बाद
सोवियत यूनियन सरकार ने कंपटीशन करवाने का फैसला किया। इस कंपटीशन में सभी हथियार डिजाइनर को मिलिट्री के लिए एक अच्छा हथियार बनाने का कहा गया। इस मुकाबले में जीतने वाले डिजाइनर को भारी इनाम देने का वादा किया गया था। इसलिए इस मुकाबले में तकरीबन सभी डिजाइनर ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से ये कंपटीशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इधर कलाशनकोव भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था, इसलिए इसने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया। शुरुआत में कलाशनकोव ने जब AK-47 डिजाइन करने की कोशिश की थी तो वो बिल्कुल अकेले थे और इन्हें डिजाइनिंग का कोई खास तजुर्बा भी नहीं था। लेकिन इस बार इनके साथ एक पूरी टीम इस काम में लगी हुई थी और अब खुद कलाशनकोव भी हथियारों की डिजाइनिंग के इस काम में काफी तजुर्बा हो चुका था। दोस्तों, इस कंपटीशन में क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके थे, इसलिए इस मुकाबले को कई मरहलों में तकसीम किया गया। पहले मरहले में हर डिजाइनर का डिजाइन किया गया हथियार चेक किया जाता है और जिसका हथियार इस ट्रायल फेस में फेल हो जाता है वो कंपटीशन से बाहर हो जाता। और इस तरह कलाशनकोव अपने डिजाइन के लिए हथियार के साथ मरहलावार तमाम मरहलों में आगे बढ़ते चले गए। इस दौरान उन्होंने अपने इस डिजाइन में बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी की। इन तब्दीलियों की बदौलत इनके डिजाइन में और भी निखार आया और आखिरकार इस 2 साल लंबे चलने वाले मुकाबले में कलाशनकोव की जीत हुई और इसके बाद सन 1948 में सोवियत आर्मी के लिए इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी गई और इस तरह दोस्तों वर्ल्ड फेमस AK-47 वजूद में आई। लेकिन दुनिया की सबसे कामयाब और असॉल्ट राइफल बनने के लिए इसे अभी बहुत लंबा सफर करना था और इस सफर की शुरुआत सन 1957 में होने वाले कोल्ड वार से शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कोल्ड वार में न्यूक्लियर वेपन या टैंकों जैसे बड़े हथियारों की ही नहीं बल्कि इसमें जमीन पर चलने वाले सिपाहियों के लिए छोटी छोटी बंदूकों की भी जरूरत थी और कलाशनकोव की AK-47 इस जरूरत पर बिल्कुल पूरी उतर रही थी। क्योंकि सोवियत यूनियन को कम्युनिज्म का बानी माना जाता था, इसलिए साल 1948 से लेकर सन 1951 तक सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को फरोग देने वाले अपने तमाम दोस्त ममालिक को कलाशनकोव सप्लाई करना शुरू कर दी थी। ऐसा करने से सोवियत यूनियन को 2 बड़े फायदे हुए। एक ये कि उन्हें कम कीमत पर दूसरे मुल्कों की फौजी कुव्वत मिल गई और दूसरा ये कि उन्होंने जब अपने दोस्त ममालिक को AK-47 से भर दिया तो ये दूसरे मुल्क चाह कर भी सोवियत यूनियन से ताल्लुक नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि AK-47 के बोल्ट्स, पार्ट्स और तकनीकी माहिरीन कोई दूसरा मुल्क नहीं दे सकता था। और इस तरह दोस्तों AK-47 सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि और भी कई दूसरे ममालिक में इस्तेमाल की जाने लगी। AK-47 का पूरी दुनिया में इस कदर तेजी से फैलना सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी साबित हुई। दोस्तों, AK-47 की कामयाबी को सबसे बड़ा बूस्ट इस वक्त मिला जब सन 1955 में वारसा पैक एग्रीमेंट हुआ। इस मुआहदे में 7 और ममालिक सोवियत यूनियन के इत्तेहादी बनकर इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हुए। इस मुआहदे में यह भी फैसला हुआ कि इन 7 ममालिक के फौजी रशियन फौज की कमान में लड़ेंगे और दौरान जंग AK-47 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इतने सारे ममालिक के लिए अकेले गन्स बनाना सोवियत यूनियन के बस की बात नहीं थी, इसलिए इन सब इत्तेहादियों को भी AK-47 बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया गया और फिर कुछ अरसा के दौरान ही AK-47 असॉल्ट दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हथियार बन गया। तो दोस्तों, ये थी AK-47 की कहानी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।